मैम हो गया। हाँ बेटा हो गया। अब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीख ले रहे हैं। हाँ हाँ सर। मैम डेट डेट 16 सितंबर। हाँ क्या हुआ डेट? इधर उधर कर डेट दिया 16 सितंबर 16 अंदर सितंबर है। है। It is 16 सितंबर है मैम। वेरी गुड, मेरे बच्चे इतना ख्याल कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। देखो तो ठीक। 3 ओके दिन बाद आईपीएल गलती से दिख गया हो। यस। आज 16 सितंबर है, ठीक बोल रहा है। चलो, what we have to study today? Yesterday we have studied about the civil disobedience movement, that how the different people participate in this movement. Today we have to study about the limits, सीमाएं. What were the limits of civil disobedience movement? क्या क्या कमियां रह गई थी इस मूवमेंट में? Let us see here how different sections of society participated in this movement, but after that there were some limitations. What were the limitations? Let us see here. The limits of civil disobedience movement, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं. Not all social groups. देखो बेटा स्टार्टिंग में ही दे दिया है यहाँ. What is given here? Not all. ये क्या है? This is a mass movement. Here every person from the society was asked to cooperate, was asked to participate in this movement, but not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. जो वास्तव में कंसेप्ट था स्वराज का, उससे सारे सामाजिक समूह परिचित नहीं थे. वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल. ऐसा ही एक समूह था जिसको अछूत कहा जाता था उस जमाने में. Who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis. ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि शुरुआत में कांग्रेस जो थी वो दलित्स को क्यों नहीं साथ लेकर चलती थी, या जिनको कि यहाँ पे अनटचेबल्स कहा जा रहा है, या जिनको कि यहाँ पर डिप्रेस्ड कहा जा रहा है, इन्हें साथ लेकर क्यों नहीं चलती थी. तो उन्हें डर था कि जो सनातनीज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, वो उन्हीं का बोलबाला है समाज में, वो इन्हें पसंद नहीं करेंगे. और उनका बोलबाला है, उनसे सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस को. जैसे तुम लोग देख रहे थे कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट था तो ये वर्कर्स को इग्नोर करने लग रहे थे. जब लैंडलॉर्ड्स का सपोर्ट मिल रहा था तो स्मॉल पीजेंट्स को इग्नोर करने लग रहे थे. वही हाल यहाँ पर है. जो सनातनीज थे, वो जो दलित्स थे, उनको पसंद नहीं करते थे, तो उनके डर से ये इनको इग्नोर करते थे. और इसी वजह से यहाँ पर कांग्रेस में दलित्स जो थे उनकी संख्या काफी कम थी, नहीं के बराबर थी. The Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus, जो हिंदू धर्म के ऊंची जाति के लोग हैं और जो कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है, पुराने विचारधाराओं को मानते हैं, छुआछूत पसंद नहीं करने वाले. क्या बेटा? आवाज नहीं आ रहा है. अब तुम्हें आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आवाज नहीं आ क्लियर रही है. थोड़ा इंतजार करो. क्लियर है मैम. आ रहा है. डिस्टर्ब करके रखते रहे हो. आ रहा है. हाँ बेटा वो आएगा. नेटवर्क चलो, प्रॉब्लम है यहाँ क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम आने से हमारे यहाँ पे आने लगता है स्क्रीन पर कि नेटवर्क इज अनस्टेबल, तो हम लोग खुद थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं. वहाँ उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं. तो तुम्हारा नेटवर्क लैग कर रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ यहाँ से, बताओ. कुछ किया जा सकता है मेरे द्वारा तो कहो. क्या आदेश है, क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए, उसी को किया जाए. मैम जियो का सिम दे दीजिए. मैम स्टार्ट कीजिए. हाँ बेटा चलो. मैम सबको म्यूट कर दीजिए. लास्ट में मैम उसको रिमूव करके सबको. मेरे बच्चे कितने अच्छे सलाहकार हैं, यही सब तो सुनने के लिए म्यूट नहीं करते हैं. ये प्यारी बातें कहाँ से सुनाई देंगे म्यूट कर देंगे तो बताओ. इतना ज्यादा सलाह देते हो तुम लोग, इतना मैडम को भी नॉलेज है कि क्या करना चाहिए. तो तुम ही लोगों को अवसर कौन से देते क्लास हैं में कि पढ़ाएंगे मेरे बच्चे ऑफलाइन जो है में? वो पूछेंगे, बताएंगे. हाँ क्या बेटा? ऑफलाइन हम कौन से क्लास में पढ़ाएंगे? ऑफलाइन क्लासेस में मतलब सब क्लास में पढ़ाएंगे. मेरे सारे बच्चे हमसे पढ़ेंगे.
ए बी अब सी 10th बी में पढ़ाइएगा, G1 G2 G3 10th सब बी में में पढ़ाइएगा, सब क्लास में 10th बी में पढ़ाएगा। हाँ मैम सब ए में सही रहे, बच्चे बहुत सारे अच्छे क्लास हैं में मैम, पढ़ाएंगे, सारे तो मेरे ही बच्चे हैं, किसको हम छोड़ देंगे? 10th के बच्चे बहुत अच्छे हैं मैम। हाँ 10th सारे बी बच्चे के मेरे अरे बहुत पहले स्कूल खुल जाए मैम तो आप फिर हाँ डिस्कस पढ़ाइए, कर स्कूल लेंगे। जाने दो, बकवास कर चलो रहे पढ़ा हैं, जाए। आप पढ़ाइए। हाँ ठीक है अब चलो बकवास शुरू करना करते है। हैं। ओके ओके चलो 21 से मैम नहीं खुलेगा मैम स्कूल, 21 से नहीं खुला। अब चलो गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतजार Street करना है, class, अभी street उन class। नेसेसरी बातों के लिए आर्ग्यूमेंट क्यों करके टाइम लॉस किया जाए। चलो बेटा आगे पढ़ा जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज थे, ये जो दलित थे, इनसे वो हमेशा नफरत करते थे, इनको हमेशा नकार देते थे। तो इनके डर से जो कांग्रेस थी वो दलितों को साथ लेकर नहीं चलती थी। बट Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम इसी तरीके से छुआछूत करते रहेंगे, अपने समाज को इसी तरीके से बांटे रहेंगे, तो सैकड़ों साल लग जाएंगे, हमें स्वराज नहीं मिलने वाला है। यानी यदि स्वराज हमें चाहिए, अपना राज चाहिए, तो सबको सम्मान देना है और सबको साथ लेकर चलना है। जैसे एक इंसान की जरूरतें होती है, वैसे दूसरे इंसान की भी जरूरतें होती है। जैसे हम सम्मान चाहते हैं, वैसे वो भी सम्मान के अधिकारी है। और वो यदि ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हम उन्हें अस्पृश्य मान रहे हैं, अछूत मान रहे हैं, तो वो हमारा ही काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। यदि हर कोई अपना काम करने लगेगा तो ऐसे काम रह ही नहीं जाएंगे जिसे वो करें, फिर वो अछूत क्यों? तो सब लोग अपना अपना काम करें, ऐसा कोई काम ना छोड़ा जाए जो समाज का कोई ऐसा तबका करे जिसके वजह से हम उसे अछूत कर दें। और गांधी जी ने कहा कि ये तो ईश्वर के जन हैं, भगवान के दिए हुए ये भी संतान है, एकदम हमारी तरह। और यदि हम उन्हें इग्नोर करेंगे, हम उन्हें कष्ट देते हैं, हम उन्हें प्रताड़ित करते हैं, यानी कि हम ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं। क्या हमारा कभी भला होगा? कभी नहीं होगा। और इसी रूप में यदि हम दलितों को इग्नोर करते रह गए, अनटचेबल्स को साथ नहीं लेकर के चलेंगे इस मूवमेंट में, तो फिर हमें भी आजादी नहीं मिलने वाली है, हम संघर्ष ही करते रह जाएंगे। तो गांधी जी ने उन्हें एक अलग स्पेशल नाम दिया और उसे उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी हरिजन के नाम से पुकारा। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, हाँ बेटा बोलो, दिया मुस्कान, ठीक है चलो। The conservative high caste Hindus, but Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. हाँ बेटा बोलो। प्रगति, कौन है प्रगति का नाम रखा हुआ है? और 666 मैम सर डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ कोई डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ वो तो कर ही रहा है बेटा। आदित्य है? मैं तो कुछ बोली भी नहीं हूँ। प्रगति नहीं बोली है मैम, डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। मैम कोई यस मैम से वही डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस मैम से है, मैम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाने तो हम लोग नहीं सुना जाएगा उसका बात, ठीक है। उसको मैं करने दो, फिर शांत हो जाएगा और हम लोग अपना पढ़ के लेसन खत्म कर दिया जाएगा। म्यूट कर दें? मैम उसको म्यूट कर दीजिए। छोड़ो छोड़ो, चलो चलने दो उसको भी। बीच मैं में को। करने दो उसको, उसी में खुशी मिल रहा है तो खुश हो जाए। कितना खुश होगा, सबको खुशी ही ना बांटनी है। खूब खुश हो जा बेटा, क्या क्या बोलना है सब बोल लो। और अपने आप को खूब अच्छे से यूट्यूब पे देखना, जब बोलते हुए मैं करते हुए आओगे तो खूब खुश होना कि कितना मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। डिसिप्लिन में नंबर काट दीजिएगा। वो तो काटेंगे ही। यहाँ पे जिसका देख रहे हैं कि यहाँ पे माइक अनम्यूट है और आवाज आ रही है, तो वहां पे तो दिमाग में रह जा रहा है, अच्छा ये बच्चा है, यस मैम वाला है। तो अब यस मैम वाला बच्चा को बाहर से पता लगाएंगे, अभी नहीं पता लगाएंगे। जब क्लास ओवर हो जाएगा तो कोई ना कोई तुम्ही लोगों में से आके बताएगा, मैडम यही बच्चा था जो यस मैम के नाम से आता था और वही बोलता था। तो पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे ही में से आएंगे बच्चे, तुम्ही लोग में फूट पड़ जाती है तुरंत। हम लोग बहुत ज्यादा तुम लोगों के पास बार बार नहीं पूछने जाते, तुम लोग खुद से आते हो कि मैडम ये ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया, मैडम यही करता था वही करता था, तो पता चल ही जाएगा। मार्क्स तो आज भेजना नहीं है, मार्क्स बस मैम झगड़े होने की जल्दी है। चलो ठीक, मैम चलो सब लोग हो। यस मैम भी है और आदित्य भी है, अभिनव भी है, एवरीबडी इज प्रेजेंट हियर। ओके, लेट अस कंटिन्यू द लेसन व्हाट वी वर स्टडीइंग। तो यहाँ पे अब देखो क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years ऑफ इफ
अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। यदि हम अस्पृश्यता को दूर नहीं करेंगे, अनटचेबिलिटी को दूर नहीं करेंगे, तो 100 साल लग जाएंगे, साल भर नहीं, सैकड़ों, 100 years, और हमें आजादी नहीं मिलेगा, लड़ते रह जाएंगे। 1857 से लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, और लड़ते लड़ते 1930 आ गया, आज तक आजादी नहीं मिली, और अभी हमारा यही रवैया रहेगा तो आगे भी 100 वर्षों तक आजादी मिलने वाली नहीं है। He called the untouchables हरिजन। उन्होंने जो अनटचेबल था, अछूत था, उसे हरिजन का नाम दिया। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के संतान, ईश्वर, गॉड के चिल्ड्रन। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। और उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया ताकि उन्हें भी मंदिरों में जाने की अनुमति मिले। उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। बेटा, उस समय इतना ज्यादा छुआछूत की भावना थी कि यदि कोई अछूत आता था, जिसको कि अस्पृश्य कहा जाता था, उसे किसी भी कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिसको कि जनरल लोग यूज करते थे। उसी तरीके से उनको ना तो स्कूल में जाने की अनुमति थी, ना सभी लोगों के घरों के आसपास से गुजरने की अनुमति थी। तुम लोग देखे होगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, या बहुत सारे फिल्मों में भी दिखाता है, डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाता है कि पहले जो अछूत होते थे वो एकदम बहुत कम, माने बहुत छोटा सा कपड़ा पहनते थे और सामने गले में एक मिट्टी का कटोरा जैसा लटका के रखते थे, और साथ में एक झाड़ी बांधे रहते थे कमर में। जहां चलते थे तो उनके पैर के जो चिन्ह होते थे, वो भी जो हायर क्लास सोसाइटी के लोग थे, उनके घर के पास चप्पल पहनने की तो उनको अनुमति ही नहीं थी, नंगे पांव चलते थे। और पहले पैर के में धब्बे आते थे, रोड सड़क नहीं था तो मिट्टी की सड़कें थी। यदि उनका पैर का निशान दिख जाता था तो खोजबीन शुरू हो जाता था कि कौन यहाँ से चल के गया, और यदि पता चल जाता था बिना किसी अनुमति के, बिना किसी काम से यहाँ आए थे, तो उन्हें बड़ी मारा जाता था, इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उन्हें एकदम सोसाइटी के बाहर, गांव के बाहर उन्हें रहने की जगह दी जाती थी, क्योंकि वो अब ये नहीं है, ऐसे काम करते थे जिससे कि माने उनके ऊपर, उनका साइंटिफिक रीजन होगा उस समय का, इसी वजह से उन्होंने सोसाइटी को उस रूप में बनाया, माने कि सड़े गले चीजों को छूना, उठाना, फेंकना, तो उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के जर्म्स होते थे, और इस सोसाइटी के लोग उन सारी चीजों से वंचित रहते थे। तो इस इलाके में यदि वो आएंगे तो बीमारियां फैल जाएंगी, और यदि वो इस इलाके से जाते हैं तो पता लगाया जाता था कि कौन था, कहाँ आया, और फिर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो गांधी जी का कहना था कि आखिर ये गंदगी हमारी ही आके साफ करते हैं, हम उन्हें क्यों दे रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो ईश्वर की संतान है, उन्हें हमें सम्मान देना है। यदि हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो सैकड़ों साल हम रगड़ते रह जाएंगे, हमें आजादी नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह की बातों को कह करके उन्होंने बहुत सारे जगहों पर इन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। जहां टैंक्स, कुएं हैं, जहां से पानी भरने, इनको भी एक सामान्य आदमी की तरह पानी भरने की अनुमति दिलाने का प्रयास किया। बहुत हद तक अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए, जो अनटचेबल्स थे, हरिजन थे, उनके लिए काफी संघर्ष किया गांधी जी ने, ताकि ये भी हमारे सोशल ऑर्डर में शामिल हो सके, हम सबके साथ वो चल सके। He himself cleaned toilets। पहले का टॉयलेट होता था, ऐसा टॉयलेट नहीं होता था, वो टॉयलेट जो होती थी वो स्टोर्ड होती थी, उसको उठा करके फेंकना पड़ता था, और वो गंदगी को साफ करने का काम उन्होंने स्वयं किया। क्या काम किया? He himself cleaned toilets to dignify the work of the भंगी। भंगी के काम को, जो कि गंदगी को साफ करने वाला, उसके काम को, स्वीपर के काम को उन्होंने स्वयं से किया, ताकि यदि मुझे सम्मान करते हो तो इस काम करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहिए। हर कोई यदि अपनी गंदगी को साफ करेगा तो ऐसे काम करने का इन्हें अवसर नहीं मिलेगा, और इन्हें हम अछूत नहीं कहेंगे। And persuaded upper caste to change their hurt and give up the sin of untouchability। और जो लोग ऊंचे जाति के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उन लोगों को कहा गया, उनको उन्होंने बताया, उनसे कहा, समझाया कि आप अपने हृदय को परिवर्तित कीजिए, अपने मन में इनके लिए भी दया, करुणा का भाव रखिए, इनके लिए भी सहानुभूति रखिए, ताकि ये लोग भी हमारे समाज में एक आम नागरिक की तरह जी सके। और ये पाप है, अछूत और अस्पृश्यता एक पाप है, और ऐसा पाप हमें करना ठीक नहीं। हाँ बेटा, दिया बोलो। गांधी जी ये मतलब टॉयलेट वगैरह साफ करें, वो हाँ, खुद जहाँ पे पहले क्या होता था ना, लोग लैट्रिन जाते थे, डिफिकेट करते थे, तो वो जगह वैसे ही रख दिया जाता था,
और जो भंगी होता था, जो स्वीपर होता था, 2-3 दिन के बाद आता था या दूसरे दिन नेक्स्ट डे आता था, यदि बहुत अच्छा है और सोसाइटी में ज्यादा लोग हैं तो हर घर में जाता था वो, और उसको समेट करके टोकरी के ऊपर रख के, सोचो जो डिफिकेशन है, जो लैटरिन है, उसको सिर पर उठा करके टोकरी में वो बेचारा भर करके और ले जा करके बाहर फेंकता था जहां फेंका जाता था। और बारिश यदि होने लगी वो टपकता रहता था, वो सारी गंदगी से लथपथ रहता था, और ये सारा काम गांव वालों के लिए करता था और गांव वाले उसको बाहर निकाले रहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो आखिर वो ऐसी गंदगी साफ करने क्यों आएगा, हम सब अपना टॉयलेट खुद क्लीन कर लेंगे। जो भी गांव में गाय या जो भी जानवर मर जाते थे, मवेशी मर जाते थे, तो ये अछूत लोग ही आते थे, उनको उठा कर ले जाते थे, और वो जब उठा के ले जाएंगे तो वहां उसके चमड़े को उतार करके चमड़े का काम करना या जो भी उन लोगों को काम करना है वो सब, हड्डियों से जो भी बनाना होता था वो सब बनाते थे। मतलब पहले सोसाइटी जो हमारा था, 4 जो वर्णास थे उसमें बटे हुए थे ना, 4 वर्ण सिस्टम जिसको कहा जाता था। जैसे फर्स्ट जो था ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4th वर्ण जो था इसी को अनटचेबल्स कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था, जैसे कि बांट दिया गया था हम लोगों के वर्ग के हिसाब से, हमारी सोसाइटी वैसी थी। जैसे ब्राह्मण को कहा जाता था सिर है, यानी कि ऊपर बोलने वाला काम, पढ़ने वाला काम, जैसे वेद पाठी, वेद पढ़ने का काम, वेद पढ़ाने का काम, टीचर का काम, गुरुजी का काम, चाहे डॉक्टर का काम, क्योंकि वही सब आयुर्वेद वगैरह पढ़े रहते थे, तो वैद्य जी का काम, ये सब वो सब करते थे ब्राह्मण। और क्षत्रिय का काम यानी कि ये सीना, ये हमारा बाजू, ये सारी चीजों को, वैरियर योद्धा का काम, सबको रक्षा करने का काम, रक्षक उसको कहा जाता था। वैश्य को पेट माना जाता था, जो हमारे पेट को भरने के लिए काम करता है, जो किसी भी और तरह का ऑक्यूपेशन करता है, व्यापार करता है, चीजों को खरीद बिक्री करता है, ले जाता है, ले आता है। फार्मर, काश्तकार है, वर्क माने जो लोहार है, सोनार है, बढ़ई है, इन सबको इस कैटेगरी में रखा जाता था। और शूद्र, शूद्र को पैर कहा जाता था। जैसे पैर से हम लोग कोई भी गंदा चीज जो है उसको साफ कर देते हैं, या हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा है, लेकिन क्या पैर नहीं रहेगा तो हम चल पाएंगे? और हमारे सोसाइटी का वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था जिसको हम ही लोगों ने उस जगह पे रखा, क्योंकि गंदगी साफ करने का काम वो करता था और उसको अछूत मान के रखा जाता था। जैसे हम लोग कहीं से भी आते जाते तो कैसे पैर को धो लेते हैं पहले, कि गंदा वगैरह लगा होगा, चलो पैर को धो लो तब घर में चलो, तरह तरह के कीटाणु आए होंगे। और आजकल तो कोरोना काल में तो भाई बहुत ही एकदम ऐसे, अब तो और धो रहे हैं मैम। हाँ वही कह रहे हैं, आजकल तो एकदम एसेंशियल है, कंपलसरी हम हाँ लाइफ का। तो वही चीजें जो थी पहले, सोसाइटी ही हमारा वैसा था। तो गांधी जी ने कहा कि हमने अपने हृदय में इनको अछूत बना दिया है। यदि हम इन्हें कहेंगे कि अछूत नहीं है, हम वो सारा काम स्वयं करेंगे, तो इन्हें क्यों सोसाइटी के उस लोअर ऑर्डर में रहने के लिए जगह दिया जाएगा? और इन्होंने जितने भी अपर कास्ट के लोग थे उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया, बताया, बोला, समझाया कि आप अपने हृदय से ऐसी भावनाओं को निकाल दीजिए। और ये एक पाप है, यदि हम किसी को कष्ट दे रहे, वो भी ईश्वर की संतान है, और यदि हम किसी को कष्ट दे रहे तो वो कष्ट ईश्वर को भी होता है। तो हमें ऐसे पाप को नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे पाप से बचना चाहिए। तो ऐसा उनका कहना था। और इसको सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने खुद ही टॉयलेट क्लीन किया, लैट्रिन साफ करने का काम वो खुद ही करे। तुम लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में एक कहानी कि वो जब साफ करते तो एक आदमी आता है, सोचता है ये स्वीपर कहता मेरा वाला भी साफ कर देना, तो इनके साथ जो आदमी जाता है कांग्रेस का, वो चिढ़ जाता है कि अरे कैसा दुष्ट है, ऐसा बोल रहा है। डंडी मैच। उन्होंने ऐसा करके लोगों को दिखाया कि ये काम हम खुद भी कर सकते हैं, क्यों हम इसको दूसरे के लिए छोड़ दें। और यदि हर कोई ऐसा करे तो ही नहीं आएगी जिससे कि हमें उस तरह के उनसे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। जब हम ऐसा काम उनसे नहीं लेंगे तो वो अछूत क्यों कहलाएंगे? आज कोई सोसाइटी में ऐसा काम नहीं कर रहा तो उसे हम अछूत कहाँ मान रहे हैं? हम सबके साथ रह रहे हैं, सब लोग एक जैसे हो गए। और ये चीज जो है, ये सम्मान का जो दर्जा दिलाने का काम है, इसके लिए गांधी जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, पूरा सोसाइटी को चेंज कर दिया। कभी नहीं लगता था कि हमारा सोसाइटी ऐसा भी होगा, कभी अछूत या छुआछूत हमारे देश से खत्म हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं लगता था। 4 बार आदमी पूछता था कि वो कौन है, अछूत है क्या, अलग जाओ। यदि वो घर में आता था काम भी करने के लिए तो उसके लिए अलग बर्तन रखे जाते थे जिसमें उसको खाना पानी दिया जाता था। आज यदि हम रेस्टोरेंट में खाने जाते तो पूछते हैं क्या कि यहाँ पे इस टेबल पे कौन बैठ के खाया, कोई अछूत नहीं ना था? ऐसा पूछेंगे तो रेस्टोरेंट वाला बोलेगा भैया बाहर जाइए, आपके वजह से मेरे बहुत सारे कस्टमर जो है वो भड़क जाएंगे। तो यहाँ अब वो नहीं देखता, यदि हमें बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बगल में सीट मिलता है तो हम फट से बैठ जाते, पूछते हैं क्या कि तुम अछूत हो क्या? यानी कि हमारे मन की भावना है जिसको हम जैसा मान लें। तो गांधी जी ने ये चीज उस समय कहा लोगों से कि आप अपने हृदय से इस तरह की भावनाओं को हटाइए, ये पाप है।
और ये अनटचेबिलिटी के सिन को, पाप को दूर कीजिए अपने मन से। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problem of the community. लेकिन बहुत सारे दलित नेता जो थे वो कह रहे थे कि हम लोगों को खाली बहलाने फुसलाने का ये काम कर रहे हैं, पहले हमें राजनीति में जगह दिया जाए, हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी अपनी बातों को रख सके, तब जाके हम लोग मानेंगे कि हाँ हमारे लिए सम्मान है, खाली कह देने से होने वाला नहीं है। इसीलिए वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे, राजनीतिक समाधान चाहते थे कि इस तरह की चीजों को दूर कर दिया जाए राजनीति के तौर पर, कानूनी तौर पर, ताकि कोई हमारे साथ इस तरीके से बुरा बर्ताव ना करे। They began organizing themselves, वो अपने में ही संगठन बनाने लगे, demanding reserve seats in educational institutions। और जहां भी आज जैसा मिला हुआ है रिजर्वेशन, ये उन्हीं लोगों की देन है, उसी समय का, 1930 से ही ये संघर्ष कर रहे हैं। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बी आर अम्बेडकर ने बनाया और ये तय कर दिया गया था कि यदि हम आजाद होंगे तो पहले इनके लिए सीट दे दिया जाएगा, तब हम बाकी लोगों को जॉब देंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू इनका प्रोपोर्शन निकाल दिया जाएगा। वही चीजें यहाँ इन लोगों ने डिमांड रखी है। क्या रखी है कि खाली समझाने से हमारी समस्या दूर नहीं होंगी, हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए और इसके लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो शैक्षणिक संस्थान है जहां लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वहां हमारे लिए भी कुछ सीट आरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास वैसे वर्किंग कंडीशंस नहीं है, हमारे पास वो सारे सोसाइटीज वैसी नहीं है एजुकेटेड लोगों की कि हम उतना ज्यादा पढ़ पाएंगे, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है, हम वंचित हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं सोसाइटी की, तो हमारे लिए कम मार्क्स पे भी हमारा वहां एडमिशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज इन लोगों की डिमांड थी कि हम लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जगह चाहिए और ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेपरेट इलेक्टोरेट। स्टूडेंट्स याद रखना एक चीज, तुम लोगों को बताए थे कि 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म, बुक में नहीं दिया गया है लेकिन तुम लोगों को हम इंट्रोडक्शन के टाइम ही इस टॉपिक को बताए थे कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदूज का और मुस्लिम्स का किया गया था। मतलब कि फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल जो ये इन लोगों का जो इलेक्टोरेट था उसको अलग किया गया था धर्म के आधार पर, और 1919 में डिफरेंट रिलीजन्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिए गए थे। अब जो दलित थे उनका भी डिमांड था कि हमारे लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि हम लोगों को उस इलेक्टोरेट में जहाँ पे सारे हिंदूज जहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वहां हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हमारा भी कोई मेंबर चुना जाना चाहिए। और जब हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगी तो हमारा एक लीडर चुन के जाएगा जो वहां पर जहां कानून बन रहा है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बोलने के लिए हकदार होगा और हमारे भलाई के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो ये चाहते थे कि हमारे लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। इसी बात पे लड़ाई, माने इसी बात पे विवाद बढ़ गया था और बाद में जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए तो फिर बहुत समझाने बुझाने के बाद फिर बी आर अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। बेटा अभी आगे आएगा, इसको ध्यान देना है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पॉलिटिकल इलेक्शन क्या होता है? यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि इलेक्टोरेट यानी कि जहां से हम लोग जैसे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ना, तो हर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इलाका जो है वो डिफरेंट वार्ड्स या कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। तो इलेक्टोरेट का मतलब है एक चुनाव क्षेत्र वो हो जाएगा और वहां पे उस इलाके में, उस इलेक्टोरेट में अलग धर्म के या अलग जाति के लोग ही जाएंगे और वो अपने ही मेंबर्स को चुनेंगे, अपने ही कास्ट के या अपने ही रिलीजन के मेंबर चुनेंगे, यानी कि वो बाकी लोगों से हट जाएंगे, उनके लिए वो सेपरेट हो जाएगा, बाकी लोगों के साथ मिक्स होके नहीं वो वोट डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोगों के मन में दूरियां आने लगेंगी एंड द पीपल विल फील देम एलियनेट फ्रॉम द अदर्स, अपने आप को दूसरे से अलग महसूस करने लगेंगे। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, कोई भी तरीका अपनाते थे कि कैसे इनको तोड़ा जाए, कैसे इनको डिवाइड कर दिया जाए। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि जब दलित्स मांगे कि अरे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, वो अपने इलेक्टोरेट में अपने कैंडिडेट्स को चुन रहे हैं, उनके भी असेंबली में मेंबर्स जाएंगे, उनके भले के लिए काम करेंगे, डिमांड रखेंगे, हम ही लोग वंचित रह जा रहे हैं, वी आर डिप्राइव्ड हियर।
तो हम लोगों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और हम लोग भी इसी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेकर के अपने कैंडिडेट्स को भेज करके अपनी बातों को कहवाएंगे, सुनवाएंगे, मनवाएंगे, और जहां भी कानून बनेगा वहां हमारे अभी पार्टिसिपेशन रहेगा। इसीलिए ये भी डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। जो तुम लोग पढ़े थे कि 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कहा गया कि आप अपने कुछ मेंबर्स को चुन सकते, ये अधिकार दिया गया था, और इसी को चेक करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स। लेट अस सी हियर व्हाट इज गिवन। They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. Political empowerment, they believed, would resolve the problem of their social disabilities. उनका क्या मानना था? They believed, उनका विश्वास था कि would resolve the problem of their social disability. ये समस्या जो है उनकी सामाजिक अक्षमता की, यानी समाज में इन्हें सम्मान नहीं दिया गया है, इस समस्या को क्या चीज दूर करेगा? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दैट मीन्स जब उन्हें राजनीतिक शक्ति मिल जाएगी, राजनीतिक तौर पर जब वो अधिकारी होंगे, उस पद पर जाएंगे जहां कानून बन रहा है और अपनी बातों को रख पाएंगे, तब उन्हें कुछ अपने अधिकार का, अपने शक्ति का एहसास होगा और इनकी स्थिति सुधरेगी। वरना केवल लोगों के कह देने मात्र से उनकी स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब दलित पार्टिसिपेशन जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो बहुत ही कम था, क्योंकि इन लोगों का मन क्या था कि हम लोगों को जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेना है, और इन लोगों का तो कहना है कि भाई हमें तो उनको कोऑपरेट नहीं करना है, हमें तो उनके बनाए गए कानून को नहीं मानना है, तो हम लोग कैसे इसके साथ चलें। तो इसीलिए दलित वहां पे कम थे। फिर यहाँ पे सनातनीज का भी ज्यादा बोलबाला था, हिंदूज ऑर्थोडॉक्स लोगों का। तो अब जो कट्टरपंथी थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, उनके वजह से भी इनकी जो वहां पर उपस्थिति थी वो काफी कम थी। तो दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. जैसे हम लोग हिंदू महासभा को देखते हैं ना, आज जो आरएसएस है, तो आरएसएस जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में, और ये नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो उस इलाके में हिंदुओं के जो ऊंची जाति के लोग थे, इनका बहुत वर्चस्व था, और इसी वजह से वहां पे जो बेचारे दलित थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। और महाराष्ट्र के ही रहने वाले बी.आर. अम्बेडकर भी थे, तो उन्होंने इस चीज को कहा कि एकदम इसको दूर करना है, और हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उनको हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन इसीलिए चुना था। हमारे नेता लोग बहुत होशियार थे और बहुत सोच समझ के ऐसा कदम लिए थे कि वो खुद आए और ड्राफ्टिंग कमेटी में वो खुद ही रहें और देखें कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो छूट गई हैं। ऐसा ना हो कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग दलित हैं, जो लोग शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको अधिकार या पावर ना मिले। हाँ बेटा उत्कर्ष बोलो। मैम कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया था, ये बहुत सारे कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे तुम लोग पढ़े नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन? यस मैम। तो फिर क्यों कहा जाता है कि मैम भीमराव अंबेडकर लिखे हैं मैम इसको? क्योंकि वही ना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बेटा। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जैसे कोई भी चीज जो है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ना, इसीलिए उनको कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब होता है जहां पर हम लोग किसी भी, जैसे हम लोग मैप बनाते हैं, अब इंडिया का मैप पहले बन जाएगा, आउटर पोर्शन हमारा बन जाएगा, तब उसमें हम अपने अपने स्टेट्स को सेटअप कर देंगे। यहाँ बिहार है, यहाँ बंगाल है, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ यूपी है, महाराष्ट्र है, और उसके अकॉर्डिंग टू जो पीपल है उसमें रह रहे हैं, उनका अपना लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना काम कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करने का कि क्या क्या रहेगा, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को लाया गया था यहाँ, उसके ऊपर काफी चर्चाएं की गई थी, और ये तय किया गया था कि हमारे देश के लिए इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो सुटेबल होंगी, कौन सी चीजों को अडॉप्ट करना है, और जो नहीं भी मिला है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे सर्कमस्टेंसेस कैसे है, कंट्री का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कैसा है, इसमें क्या चीजों को रखा जाए। ब्रिटिश से भी बहुत सारे कानून लाए गए हैं। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को हूबहू इसमें रख लिया गया। बेटा ये क्लास 9 में तुम पढ़ चुके हो, अननेसेसरी टाइम किल कर। यस मैम। इसीलिए इसके ऊपर बाद में चर्चा करना। लेट अस कवर द टॉपिक। हाँ यस मैम। 9th में ही पढ़े हो, 3rd लेसन है तुम्हारा सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का। कैसे कह रहे हो कि कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं? चलो इसको देखो पहले।
अब देखो बेटा यहाँ अंडरलाइन करना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये लाइन को अंडरलाइन करो। Who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930? इसको अंडरलाइन कर लो। ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना? 1930 में बना। Who organized? तो B.R. डॉक्टर अम्बेडकर। भीमराव। हाँ, और किसके लिए इन्होंने बनाया? तो ऑब्वियस है क्या? दलित्स के लिए, क्योंकि वो डिप्रेस्ड लोगों के लिए। उसी समय जो डिप्रेस्ड थे उनको दलित भी कहा जाता था, अछूत भी कहा जाता था, अनटचेबल्स भी कहा जाता था, और गांधी जी ने अपने तरफ से उन्हें नाम दिया था हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब फिर अगला लाइन भी अंडरलाइन करो, क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो ध्यान दो, यहाँ पर तुम लोग पढ़े हो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लोग गए, कहां पर? लंदन। लेकिन वहां ये सेटिस्फाइड नहीं हुए और निराश होकर वापस लौट आए। वही इनका यहाँ झगड़ा हो गया था। क्या है क्लैश? क्लैश मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस हिस्सा ही नहीं ली थी, वहां पे तो बिना हिस्सा लिए ही ये लोग, तो उस समय हम लोगों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो ये गए ही नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, तो इन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है चला जाए लंदन। तो ये लोग लंदन गए, लेकिन वहां से भी डिसअपॉइंटेड होकर लौटे, और यहाँ आके क्या देखते हैं? ये सब हम लोग पढ़े हैं बेटा कि कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, सेवरल लीडर्स वेर इन द जेल, हम लोग पढ़े हैं ना। उसी समय इन लोगों, बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों को फांसी पे भी चढ़ाया जा रहा था, और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और फिर से गांधी जी ने इसे रीलॉन्च किया। वी हैव स्टडीड इट बिफोर दिस टॉपिक, हम लोगों ने इसके पहले उसको पढ़ा है। अब यहाँ पे फिर दिया जा रहा है कि जब ये लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पे इनका क्लैश हो गया। किसके साथ? अब यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन है, यहाँ एक पॉइंट दिया है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में बना, और फिर यहाँ पढ़ रहे हो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर रखो, कंसेप्ट मस्ट डेट की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन साल भर पहले B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? दलितों के लिए बनाया था। उन लोगों का विचार क्या था कि जब हम लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पाएंगे, यदि हमें राजनीतिक शक्ति मिलेगी, तभी जाकर के हमारा सुधार होगा, केवल बातों से कुछ नहीं होने वाला है। और इनके उत्थान के लिए, इनके प्रगति के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इसके लिए प्रगति के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए, हाँ डेवलपमेंट के लिए, तो विकास के लिए, ये सारे अब तुम्हारे नाम हो जाते हैं विकास और प्रगति। तो किसके लिए 5 बार पूछोगे? वाह रे मेरे बच्चों, हम सब समझते हैं, इतना मैडम बेवकूफ नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने सारे बच्चों का बैच पढ़ा दिए, ठीक है? ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसी को एंजॉय मत करो कि हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम इज रनिंग और तुरंत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 11:40 हो ही गया है। तो अब यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान देना है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जब ये लोग कहाँ गए? लंदन 1931 में, तो यहाँ क्लैश हो गया। किसके बीच? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। किस लिए हुआ क्लैश, ये भी जान लो किस लिए हुआ। फिर यहाँ अंडरलाइन करो, व्हेन, देखो यहाँ देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। अब यहाँ पर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, वैसे जो दलित्स हैं उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तभी जाकर के हमारा भी वेलफेयर होगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा, और सोसाइटी में एक हम लोग भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ वही सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ही क्लैश हुआ। किसके बीच में? गांधी जी और B.R. अम्बेडकर। When the British government conceded Ambedkar's demand, गांधी जी began to fast unto death। अब जैसे ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको तो अच्छा ही लग रहा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और उसने कहा कि ठीक है तुम लोगों को दे दिया जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट। अब गांधी जी को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था कि फिर यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आएगा। अभी तो मुस्लिम हमसे डिवाइड हो ही रहे हैं, जितना ही हम यूनाइट करने के लिए जन आंदोलन चला रहे हैं, मास मूवमेंट चल रहा है, उतना ही इन लोगों के द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कुछ ना कुछ हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जा रहा है। तो फिर अब दलित्स को हटा दिया जाएगा, मतलब हिंदूज में ही 2 कैटेगरी बन जाएगी, एक दलित्स के लिए हो जाएगा, एक बाकी लोगों के लिए होगा। फिर हम लोगों को यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनके द्वारा थोप दिया जा रहा है। तो इसीलिए कहें कि नहीं,
यहाँ पर इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तुम लोग डिमांड करोगे तो मैं भी आजीवन भूखा ही रहूंगा, भले मेरे प्राण निकल जाए। भूख हड़ताल